Hey, this is Amir Sultan and you are watching Nursing with Amir. Thank you so much for watching the videos. वो एक्सप्रेशन जो आप जाहिर नहीं करते वो जिंदा रहते हैं, यानी आप उसको जिंदा दफन करते हैं। लेकिन जब यही एक्सप्रेशंस दुनिया के सामने आती है तो ये एक बहुत यानी बदसूरत तरीके से जो है दुनिया के सामने आती है। ये बात कही है किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड का यहाँ बेसिकली कहना ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो आप क्या करते हो? एक्सप्रेस नहीं करते हो क्या, लेकिन वो जो आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बॉडी के अंदर वो क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उसको क्या करोगे? एक्सप्रेस करोगे, लेकिन वो एक्सप्रेशन ऐसी होती है जैसे एक बम जो है वो एक्सपोज हो जाता है, फट जाता है। यानी आप अपनी जो एक्सप्रेशन होती है उनको आप लोगों के साथ जो है शेयर किया करें, ताकि उससे जो है बम न बन जाए। यानी आप जितनी भी सारी चीज़ें होती है आप क्या करो? उसको एक्सप्रेस करो, उसको डंप नहीं करो बॉडी में, क्योंकि एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि आप जितनी डंपिंग करोगे एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि आपकी बॉडी जो है ये भर जाएगी। जब भर जाएगी तो वो एकदम ब्लास्ट करेगी। कोई भी सामने आएगा तो आप वो क्या करेगा? वो सारे अपने जो एक्सप्रेशन दिल का जो पूरा ब्लास्ट है वो एक ही टाइम पे निकालेगा, लेकिन दुनिया के सामने जो उसका भी चेहरा नज़र आएगा वो एक डिफरेंट किस्म का चेहरा होगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की दूसरी थ्योरी। जिस तरह हमने पहली थ्योरी जो है वो पियाजेट की जो हमारे पास सेंसरी मोटर थ्योरी थी वो हमने डिस्कस की। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आई बटन है उसको आप क्लिक करें, आपको वो वीडियो जो है मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप वो पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो 6 मई 1856 को ऑस्ट्रेलिया की एक एरिया प्रोविंस जिसे आप कह सकते हैं फ्रीबर्ग, उसमें उसकी पैदाइश हुई। और 6 साल बाद ही 1881 को यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से जो है इसने ग्रेजुएशन की। किस चीज़ में? ये डॉक्टर बना मेडिसिन का। और उसके 4 साल बाद ही 1885 को इसने हैबिटेशन जो है वो क्लियर। 1885 में जो है यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें जो जर्मनी की एजुकेशन सिस्टम है वो चलती थी। तो हमारे पास जो हैबिटेशन है इसने 1885 में हैबिटेशन क्लियर की। हैबिटेशन बेसिकली हमारे पास उस टाइम जिस तरह हम अभी कहते हैं कि PhD किसी ने की है, पोस्ट डॉक्टरल डिग्री अगर किसी ने क्लियर की, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही डिग्री थी जो इसने जो है हैबिटेशन क्लियर की थी 1885 में। 1885 में जैसे ही इसने हैबिटेशन क्लियर की, इसको डूसेंट जो है ये बना दिया गया कि न्यूरोपैथोलॉजी में। डूसेंट जो है ये हमारे पास जो फुल प्रोफेसर होती है उससे उसका रैंक जो है छोटा होता है, जिसे यानी इंग्लैंड में जो है UK में इसको ब्रिटिश रीडरशिप के नाम से भी जाना जाता है, और हम इसको जो है एसोसिएट प्रोफेसर भी कहते हैं। और 1902 में इसको जो है न्यूरोपैथोलॉजी का जो है प्रोफेसर बना दिया गया, यानी एसोसिएट प्रोफेसर से ये प्रोफेसर बन गया। 1886 का जो इतना अरसा है 1886 का, इसमें उन्होंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दी। एसोसिएट प्रोफेसर भी था और साथ साथ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करता था न्यूरोपैथोलॉजी का, यानी जितने भी साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको देखता था। क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान 1886 जो इसने स्टार्ट किया था और 1902 में ये फुल प्रोफेसर बना। जितनी इसकी क्लिनिकल एक्सपोजर हो गई तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है एक अपनी आइडिया पेश की कि ज़िंदगी जो है ये 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक होता है हमारे पास टेंशन, दूसरा हमारे ऊपर होता है क्या? वो होता है प्लेजर, यानी खुशी और गम। दोनों चीज़ें जो है ये ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसने एक आइडिया दिया कि हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है, यानी जितने जब छोटे बच्चे जो है वो डेवलप होते हैं, बड़े बनते हैं, बूढ़े बनते हैं, तो इस टाइम में यानी अगर आप एक छोटे बच्चे को देखते हो तो वो आप देखते हो उसको टेंशन या इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो बिल्कुल खुश होता है, अपने रोज़मर्रा जो है ज़िंदगी को अच्छी और खुशी से जो है गुजारने की कोशिश करता है। इसने एक आइडिया दी कि जो हमारे पास स्ट्रेस
और हमारे पास जो दूसरा होता है प्लेजर। ये बेसिकली डेवलप कब होता है? जब एक बंदा जो है या एक मेल या फीमेल जो है वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर के लिए उसने एक लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल की, लिबिडो, कि एक बंदा अगर मेल है या फीमेल है, वो अगर लिबिडो के एज तक पहुँच गई, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी, उस टाइम पे जब ये पहुंचता है तो ये दोनों चीज़ें जो है स्ट्रेस यानी जिसे टेंशन कहते हैं, टेंशन और हमारे पास जो खुशी है, ये दोनों उसी टाइम आ जाती है। टेंशन किस बात की होती है? कि वो मैच्योर हो गया। प्लेजर कब मिलेगी इसको? कि जब जैसे ही ये सेक्सुअल डिस्चार्ज करेगा, इसको जो है एक प्लेजर महसूस होगा। तो इसने 1905 में एक थ्योरी पेश की या एक कंसेप्ट पेश किया कि हमारे पास जो प्लेजर और जो हमारे पास होती है टेंशन, स्ट्रेस, ये तब जो है ये डेवलप होती है जब हमारे पास मेल या फीमेल जो है ये लिबिडो की जो हमारे पास एज पोर्शन है उसमें पहुंच जाते हैं। इसके कंसेप्ट का जो हमारे पास समरी है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी जो टेंशन है वो डेवलप कब होती है? जब एक इंसान जो है मेल है या फीमेल वो लिबिडो के एज में पहुंच जाए। लेकिन इसको प्लेजर कब मिलता है? जब ये उसी यानी हमारे पास जितनी भी सेक्सुअल एनर्जी है, अगर इसको डिस्चार्ज करता है तो उसको खुशी मिलती है। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड की जितनी भी थ्योरीज है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह होती है, सेक्स यानी सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब यहाँ पे इसने ये एक पहला जो हमारे पास जो है न्यूरोपैथोलॉजिस्ट जिसने पहली कंसेप्ट दी कि हमारे पास जो यानी माँ बाप होते हैं उसके जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वो कोशिश करते हैं अपोजिट सेक्स की तरफ। यानी अगर बेटी होती है तो उसका प्यार जो है वो होता है बाप के लिए, और अगर बेटा होता है तो उसका जो प्यार है, खुशी है, वो किस चीज़ के लिए होती है? अपनी माँ के लिए होती है। इसने जो है एक थ्योरी पेश की डेवलपमेंटल स्टेजेस के मुताबिक कि हमारे पास जब भी डेवलपमेंट होती है तो उसने एक चीज़ इसको नाम दी साइकोसेक्सुअल, कि हमारे पास जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो माइंड की सेक्सुअलिटी के साथ होती है। कि अगर हम इसकी जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। उन 5 स्टेप को जो है उन्होंने कंपेयर किया है किस चीज़ के साथ? कि अगर हमारे पास किसी एज की जितनी साइकी है यानी हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका डायरेक्ट जो हमारे पास ताल्लुक़ है वो किस चीज़ से है? वो सेक्सुअलिटी से है। डेवलपमेंटल स्टेजेस के मुताबिक इसने एक थ्योरी पेश की जिसे कहते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसमें हमारे पास 5 स्टेप है। एक हमारे पास है ओरल, दूसरा हमारे पास है एनल, तीसरा हमारे पास है पेलिक, चौथा हमारे पास है लेटेंट, और 5 हमारे पास है जेनिटाइल। इन्होंने ये 5 स्टेप्स जो है वो 5 स्टेजेस जो है वो पेश की कि जितनी भी इंसान की जो एक चाइल्ड है उसकी जब डेवलपमेंट होती है तो 5 स्टेजेस में हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, माइंड और सेक्सुअलिटी को। इस थ्योरी के साथ साथ उसने जो है एक दूसरा कंसेप्ट दिया था जिसे हम कहते हैं रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे यह है, यानी पूरी हमारे पास थ्योरी की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या। इसने कहा कि हमारे पास जितनी डेवलपमेंटल स्टेजेस है यानी जो 5 जो मैंने आप लोगों के सामने नाम लिए, अगर इन 5 स्टेजेस में हमारे पास एक बंदा उसके सामने जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि हमारे पास जितनी इसकी सेक्सुअली मैच्योर सेक्सुअल एनर्जी होती है, अगर आप एक स्टेज में पूरा नहीं करेंगे तो ये इंसान जो है दूसरी स्टेज के ऊपर बड़ी मुश्किल से जाएगा। अगर जाएगा भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो इसकी डिमांड जो है बॉडी जो हमारे पास इसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो साथ साथ में नहीं होगी। इसने एक एग्जांपल दी कि हमारे पास अगर ट्रुप्स है, एक आप फौजियों को लेते हो, अगर एक ट्रुप्स है आप उसको भेजते हो जंग पे, अगर ये जंग पे जाते हैं तो जंग पे इसका सामना किससे होगा? दुश्मन से होगा। अब दुश्मन इसके लिए क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप ये ट्रुप्स जो है अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को शिकस्त देती है, यानी अगर आप एक स्टेज में हैं, आपके सामने जो है सेक्सुअल एनर्जी आ जाती है, अगर आप उसको शिकस्त नहीं दोगे तो क्या होगा? ये ट्रुप्स जो है ये दूसरी जंग पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने तो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके सामने जो है हथियार डाली है, तो ये दूसरी जंग के लिए कैसे जाएगा? तो उसने ये थ्योरी पेश की कि हमारे पास हर स्टेज में क्या होती है? एक रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसको आपने रिजॉल्व करना होता है हर स्टेज के मुताबिक। अगर आप
उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं करोगे तो दूसरे स्टेज पे आप जाओगे तो आपकी दो चीज़ों में से एक अफेक्टेड होगी, या कॉग्निटिव डेवलपमेंटल या आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसकी मैच्योरेशन। सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी का पहला स्टेज है वो है हमारे पास ओरल, जिसकी हमारे पास एज होती है बर्थ से लेकर 1 ईयर तक। अब सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जो है इंसान की जो लिबिडो है यानी सेक्सुअल इसकी जो एनर्जी है वो सारी क्या है, वो और यानी माउथ की तरफ है। वो जितनी भी यानी पूरी दुनिया को टेस्ट करना चाहता है, किस चीज़ के यानी अपने माउथ के ज़रिए जो है पूरी दुनिया को क्या करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है। इसकी जो सारी एनर्जी होती है वो किस चीज़ में होती है, माउथ में। इस स्टेज में जो है ये सकिंग करता है, बाइटिंग करता है यानी काटता है, और तीसरा हमारे पास है ब्रेस्ट फीडिंग। यानी इसकी जो पूरी एनर्जी है वो क्या है, माउथ ओरिएंटेड है। इसकी जो यानी थ्योरी का पहला स्टेज है वो किस चीज़ की तरफ है, वो सारा किस चीज़ के, माउथ ओरिएंटेड है, कि जितनी भी यानी उसकी हमारे पास एक्टिविटी होती है वो माउथ के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। इसके साथ साथ सिगमंड फ्रॉइड का जो है ये कहना था कि इस उम्र में जो है इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है कि वो टेस्ट करे, हर चीज़ को टेस्ट करे। लेकिन अगर कुछ लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को अचीव करने में जो है नाकाम हो जाते हैं तो ज़िंदगी में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी यही एक्टिविटी जो है, यही और माउथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ जो है ये पूरी ज़िंदगी रहती है। किस तरह, जिस तरह अगर लोग जो है वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये एक्टिविटी भी क्या है, ये माउथ ओरिएंटेड है, क्योंकि सारा काम जो है वो क्या करते हैं, अब माउथ ओरिएंटेड करते हैं। या दूसरा हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, जो हमारे पास नाखून होते हैं उनको काटते हैं, ये भी एक्टिविटी क्या है, ये भी है माउथ ओरिएंटेड। और तीसरा हमारे पास क्या करते हैं, ये थंब सकिंग करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अब 15-20 साल या 18-19 साल इस उम्र में भी क्या करते हैं, थंब जो है उसको सक करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक अगर इस एज में जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो ख़त्म नहीं होती है तो इंसान जो है वो ज़िंदगी भर क्या करता है, उनमें वही एक्टिविटीज़ जो है वो रह जाती है। अब इस थ्योरी का जो दूसरा स्टेज है हमारे पास वो है एनल स्टेज, जिसकी हमारे पास एज होती है 1 साल से लेकर 3 साल तक। इसको हम एनल स्टेज क्यों कहते हैं, जो हमारे पास फ्रॉइड है उसके मुताबिक जो है ये जो एज है 1 साल से लेकर 3 साल तक, ये क्या है, एनल ओरिएंटेड है। यानी जितनी भी डिफिकेशन करता है बच्चा जो है वो क्या करता है, वो स्टूल पास करता है तो क्या वो बड़ी खुशी जो है, प्लेजर उसको महसूस होती है कि वो डिफिकेशन करे। लेकिन यहाँ पे जो इसका कन्फ्लिक्ट जिस चीज़ के सामने वो आ रहा है वो क्या है, वो है ये कि एडल्ट जो है उसको, यानी जितनी बड़े लोग होते हैं वो उसको गाइड करते हैं कि आपने जो है स्टूल यहाँ नहीं, यहाँ पास करनी है, आपने जो है पेम्पर में नहीं, आपने पॉट में जो है वो स्टूल पास करनी है, या आपने खाने के किस टाइम बाद जो है वो जो है स्टूल आपने पास करनी है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट जो है इस उम्र में बच्चे के सामने जो है वो आ जाती है। दूसरे स्टेज में यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि अगर बच्चों को जो है आप अर्ली ट्रेनिंग देते हो, यानी अगर आप 2 साल से पहले या 3 साल से पहले जो है उसको ट्रेनिंग देते हो स्टूल पास करने का, क्योंकि उसको माँ बिठा देती है कहीं पे, उसको तब तक खड़ा नहीं करती जब तक जो है वो स्टूल पास ना करे। तो उसके ऊपर एक किस्म के पंक्चुअलिटी है यहाँ पे कि उसको तब तक नहीं जाने दिया जाता जब तक वो स्टूल पास ना करे। तो इससे सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जो है ये बच्चा आगे जाके जब बड़ा हो जाता है तो इसके सामने जो है ये क्या हो जाता है, ये गंदगी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, साथ ही साथ में ये बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होता है, बहुत ज़्यादा टाइड होता है अपने अथॉरिटीज़ के साथ, यानी वक्त की पाबंदी, काम करने की पंक्चुअलिटी इस इंसान में जो है वो आगे नज़र आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ फ्रॉइड का ये कहना था कि बच्चे जो है बेसिकली क्या करते हैं, ये जब स्टूल को जो है यानी पाखाने को होल्ड रखते हैं, यानी नहीं करना चाहते, होल्ड रखते हैं, तो इनको जो है बड़ा प्लेजर महसूस होता है। लेकिन अगर इनके वालिदैन इनके ऊपर सख्ती करते हैं तो ये बच्चा जो है आगे जाके इनमें जो है यही क्वालिटीज़ जो है, यानी यही क्वालिटीज़ आगे जो है इसके अंदर जो है वो पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसके सामने जो कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है वो क्या है, वो है पंक्चुअलिटी। यानी अगर माँ बाप होते वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं बेटा आपने करना है तभी उठना है,
और बच्चा जो है वो करना नहीं चाहता, तो वो एक ऐसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन को शो करता है जो आगे जाके इसकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज। तीसरा जो स्टेज है इस थ्योरी का वो है हमारे पास पेलेक स्टेज। पेलेक स्टेज के जो एज ग्रुप है हमारे पास वो 3 साल से लेकर 6 साल की है। अब यहाँ पे जो है सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जो है अगर मेल है या फीमेल, बॉय है या गर्ल है, इनको जो है पता लगना शुरू हो जाता है जो बेसिकली मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका काम क्या होता है। साथ ही साथ जो है अगर इनको अपनी ऑर्गन्स के मुताबिक जो है वो नॉलेज आना शुरू हो जाती है तो साथ ही साथ एक कन्फ्लिक्ट जो है वो राइज होती है। कन्फ्लिक्ट किस चीज़ से होती है? कन्फ्लिक्ट जो है वो दूसरी जो हमारे पास अपोजिट सेक्स होती है उसकी लिहाज से होती है, जेलसी होती है। आपको जो है खौफ आना शुरू हो जाता है, लोगों से आप जेलस होते हो, या साथ कि ये कितना खूबसूरत है, ये लंबा क्यों है, ये इसकी जो हमारे पास फीमेल है, ये इसकी जो हमारे पास कलर है वो इस तरह क्यों है। या साथ ही साथ आप जो है क्या करते हो, आपको ये डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर इस रेस में या इस एज ग्रुप में मेरे साथ कोई दूसरा होता है तो क्या जो मेरी और उसमें जो है डिफरेंशिएट क्या है, तो इनको जो है खौफ आना शुरू हो जाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है मेल और फीमेल के लिए दोनों जो है अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल की है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। फ्रॉइड ने जो है इन दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग वर्ड्स यूज़ की है कि अगर इन कॉम्प्लिकेशन का जो है वो एक बच्चा या जो हमारे पास गर्ल होती है वो शिकार होती है तो हमारे पास अगर मेल है तो उसमें ओडिफिस कॉम्प्लेक्स जो है उसको कहते हैं, अगर फीमेल है हमारे पास उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसकी थ्योरी में जो वर्ड जो है बॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। आप सिगमंड फ्रॉइड की जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को तनकीद बनाया गया है वो इस वर्ड को बनाया गया है, ओडिपस को। ओडिपस बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक यंग मैन, एक यंग आदमी ने क्या किया, अपने वालिद को जो है मार दिया। वो अपने वालिद को मार देने के बाद उसने अपनी माँ के साथ जो है वो शादी की, जिसके बाद इस पॉइंट को जो है दुनिया भर के लोगों ने, जो हमारे पास एजुकेटेड लोग होते हैं, उन्होंने इस थ्योरी को जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और ख़ासकर इस वर्ड्स को जो है रिजेक्ट कर दिया कि एक दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक यंग आदमी जो है वो इतनी यानी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाए कि अपने बाप को मारे और अपनी माँ से जो है वो शादी करे। इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जिन चीज़ों को तनकीद बनाया गया है वो है हमारे पास ओडिपस, कि एक यंग आदमी जो है वो इतना इस कंडीशन में, इस स्टेज में कभी भी नहीं जा सकता। इसके साथ साथ सिगमंड फ्रॉइड ने जो है ओडिपस को थोड़ा सा और एलाबोरेट करने के बाद इसने कहा कि जो हमारे पास ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली करेक्ट है। ठीक इसलिए है कि जब भी ये गर जाता है, ये यानी इस एज ग्रुप में जैसे ही ये बच्चा गर जाता है, ये 6 साल का बच्चा गर जाता है, तो इसके जो हमारे पास क्या होती है, प्लेजर के लिए डिज़ायर होती है, यानी खुशी को अपने सेक्सुअल ऑर्गन के ज़रिए किस तरह जो है हासिल किया जाए। यहाँ पे जो दूसरा इसका पॉइंट है वो ये है कि अगर माँ की तरफ ये जाना चाहता है तो फादर को ये करना चाहिए कि उसको अलाउ करे। अगर साथ ही इसने फ्रॉइड ने इसको एक्सप्लेन किया कि अगर फादर को जो है पता चलता है कि इसका जो बेटा है वो इसकी यानी अपनी माँ की तरफ जो इसकी कंडीशन है वो यानी उसकी जो हमारे पास एहसासात यानी जो सिनेरियो है वो ठीक नहीं है, तो बच्चे को, इस एज ग्रुप के बच्चे को क्या होती है, डर होती है, यंग मैन को डर होती है कि इसका वालिद जो है वो क्या करेगा, इसकी माँ को इससे दूर ले जाएगा। जब दूर ले जाएगा तो इसके जो प्लेजर के लिए जो पॉइंट थी वो क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो अब ये बच्चा क्या करे, इस बच्चे को जो इस ग्रुप में है सबसे ज़्यादा जो इसको पसंद होता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड वो होता है इसका पीनस, अगर मेल की बात करें। और अगर इसको ये डिज़ायर नहीं मिलती है तो ये बच्चा जो है एक कंडीशन में चला जाता है जिसे हम कहते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड जो हमने पहले एक्सप्लेन की ये थी मेल के लिए, बॉय के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी फीमेल के लिए जो कंडीशन इसने एक्सप्लेन की है वो थोड़ी सी क्या है कि लेस सेटिस्फैक्ट्री है। इसके सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जो गर्ल होती है वो बेसिकली क्या करती है, उसकी जो अटेंशन होती है वो अपने फादर की तरफ होती है। जब फादर की तरफ अटेंशन होती है तो साथ साथ में ये क्या करते हैं कि मेरे पास एक पीनस क्यों नहीं है, जिसको हम कहते हैं पीनस इनवॉय।
और ये क्या करती है, जो हमारे पास ये डिमांड करती है कि मैं काश क्या हो जाऊँ, एक मेल हो जाऊँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसको पता चलता है कि जो कंडीशन है, जो चीज़ें मैं चाहती हूँ वो पॉसिबल नहीं है। तो अपनी माँ की जो कंडीशन है उसको देख के ये क्या करती है, अपनी जो प्लेजर है उसको, यानी अपनी जो टेंशन है उसको प्रेस कर देती है और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है गर्भ होने की जो है वो क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये सारे किसकी है, ये सिगमंड फ्रॉइड की है हमारे पास पेलिक स्टेज के लिए, कि पेलिक स्टेज में जो बॉय है और फीमेल जो गर्ल होती है इनकी बेसिकली फीलिंग्स क्या होती है और साथ साथ में इसका जो सामना कन्फ्लिक्ट है वो किस चीज़ से होता है। चौथा जो हमारे पास इस थ्योरी का स्टेज है वो है, इसको हम कहते हैं लेटेंसी स्टेज, जो हमारे पास 6 साल से लेकर प्यूबर्टी यानी बुलूगत तक होती है, एक बच्चा यानी एक मैच्योर होने तक है, एडल्ट होने तक। फ्रॉइड के मुताबिक इस स्टेज में जो है हमारे पास जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है या हम सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं वो इतनी डेवलप नहीं होती। बेसिकली जो उनके ऑर्गन्स है वो तो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो डिज़ायर है वो बेसिकली जाती है दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ, जिस तरह हमारे पास है स्कूल वर्क की तरफ, घर की तरफ, या अगर वो जॉब करता है जॉब की तरफ जाती है, या जो इनकी जो सारी एनर्जी होती है वो काम में लगाता है। फ्रॉइड के मुताबिक इस एज ग्रुप में जो है ये जो जितनी भी चाइल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिवर्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं दूसरे कामों में, यानी जिस तरह हमारे पास एक्टिविटीज़ हो गई, इनोवेशंस हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, या जितनी भी हमारे पास यानी स्पोर्ट्स का काम अपनी जो एज के लोग हैं उनके साथ क्या करते हैं, ज़िंदगी जो है ये एज ग्रुप जो है अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उनको क्या करते हैं, रिप्रेस करती है और साथ साथ में क्या करती है, डाइवर्ट करके दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जो है ये जाता है और पूरी एनर्जी उसी में लगाता है। इस थ्योरी का जो 5वां स्टेज है वो है हमारे पास जेनिटल स्टेज, जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी से, बुलूगत से लेकर एडल्ट या ये हमारे पास जितनी मैच्योर एज है उसकी तरफ जाती है। फ्रॉइड के मुताबिक इस एज ग्रुप में जो है लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कि जो पहले डिज़ायर्स थी उनको क्या कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकली उसको प्रूव करना चाहता है। अगर इस ग्रुप में जो है इसके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होते हैं, यानी इसको अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है और जो डिज़ायर है उसमें यानी जितनी उसकी टेंशन है वो रिलैक्स होती है, तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ जो है ये जाना चाहता है, या किसी एक इंसान के साथ जो है ये ज़िंदगी गुजारने का क्या करता है, सोच सकता है। इस एज ग्रुप में जो है फ्रॉइड के मुताबिक जो इंसान होता है, जो चाइल्ड होता है यानी जो बॉय है हमारे पास, वो क्या करता है, वो बजाय ये कि जो पेलिक स्टेज में वो क्या करता था, सेल्फ उसकी जो हमारे पास सेक्सुअल एनर्जी थी वो सेल्फ यानी अपनी हद तक होती थी और दूसरों के लिए जो है एक्सप्रेशंस होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन है, प्रैक्टिकली उसको दिखाता है और साथ साथ में क्या करता है, मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ जो है इनका जो है वो डायरेक्शन होता है। जिस तरह हमारे पास ये है कि अगर आप पहले स्टेज में देखें कि जितनी भी हमारे पास लिबिडो थी, सेक्सुअल एनर्जी थी, वो किस चीज़ की रिलेटेड थी, वो थी ओरल की, यानी किसिंग से या कुछ खाने से जो है उसको क्या मिलता था, यानी प्लेजर मिलता था। लेकिन अभी इस स्टेज में क्या होता है, इंटरकोर्स होता है, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करके उसको जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना होता है। अब लास्ट में हम ये देखते हैं कि क्या सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो एविडेंस प्रूव्ड है, यानी इसके ऐसे कोई एविडेंस है जो प्रूव करे इसको। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रैक्टिकल जो हमारे पास जितनी एक्सपोजर है उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसमें कोई बिहेवियर की प्रेडिकेशंस नहीं। अगर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को आप देखें तो ये इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, लेकिन अगर इसको आप देखें बिहेवियर के साथ जो है, अगर प्रेडिकेशन करते हो आप किसी बिहेवियर के मुताबिक, तो ये बिल्कुल फिट नहीं होती, क्योंकि आप किसी के मुताबिक जो प्रेडिकेशन नहीं कर सकते हो। तो आया इसकी थ्योरी जो है वो हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखें तो आप इस थ्योरी को कभी भी जो है वो गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जिसके मुताबिक आप क्या करो, किसी भी एज ग्रुप के बंदी के लिबिडो को आप क्या करो, मेजर कर सको, क्योंकि मेजरमेंट के लिए आपके पास क्या है, कोई ऐसा स्केल है ही नहीं ताकि आप लिबिडो को यानी सेक्सुअल एनर्जी को जो है कि किस एज में जो है वो 20 की स्पीड से होगी, 30 की स्पीड से होगी, 50 की स्पीड से, आपके पास ऐसा कोई स्केल है ही नहीं
जो आप इसको क्या करो, इसको एक्सप्लेन कर सको। अगर आप पूरी सिगमंड फ्रॉइड की जितनी भी 5 स्टेजेस है, अगर आप उसको देखो तो ये इसमें कोई साइंटिफिक एरिया आपको, क्राइटेरिया जो है आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। ये थी हमारे पास दूसरी थ्योरी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले हमने जो है पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या होती है। दूसरे में हमने कहा कि जो हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो क्या है। डेवलपमेंटल स्टेजेस तो होते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई स्केल नहीं होता कि आप डेवलपमेंट को जो आपके थिंकिंग प्रोसेस है उसके साथ क्या करो, आप मैच कर सको। लेकिन आपके पास क्या है, थ्योरीज है, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को, आपके पास जितने पेशेंट आते हैं क्लिनिकल एरिया में, उसके साइकोलॉजी को आप समझ सकते हो इन थ्योरीज के बेस पे। जिसमें हमने सबसे पहले जो सेंसरी मोटर थ्योरी थी हमने पढ़ी थी, आप उसको ज़रूर देखिए जे। और दूसरी हमारे पास यही सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। इसके बाद जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की हमारे पास तीसरी थ्योरी है वो है एरिक एरिक्सन की, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। ये था हमारी तरफ से कुछ स्टेप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर आपको लगती है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए तो आप लोग इसको शेयर करें। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिए। इससे क्या होगा कि हम जब भी, और घंटी का बटन जो है दबाना न भूलिए। इससे क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।